करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो हमें बताता है महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के बारे में, यानी ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जो वुमेन और चाइल्ड के खिलाफ किए जाते हैं। तो बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम बीएनएस कहते हैं, उसमें आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध, यानी आपका चैप्टर नंबर 5 है ये बीएनएस का। अभी तक हम 4 चैप्टर्स जो है वो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सारे सेक्शंस मैंने आपको कराए हैं एक एक करके। इसके बाद इसमें सेक्शंस जो दिए गए हैं, थोड़े ज्यादा सेक्शंस हैं, 63 से लेके 99 तक के सेक्शंस आपके इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाएंगे। ये चैप्टर आपको महिला और शिशु के विरुद्ध जो अपराध हैं उनसे संबंधित प्रोविजंस बताता है जो बीएनएस में दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो बड़ा चैप्टर है इसको हमने अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे देखो डिफाइन तो नहीं, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सेक्शन नंबर 63 से लेके 73 तक हम पढ़ेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और आज हम इनको पूरा क्लियरली समझ लेंगे कि 63 से लेके 73 तक के जो प्रोविजन है वो आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर आते हैं। 74 से लेके 79 तक महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद 80 से लेके 87 तक दिए गए हैं विवाह से संबंधित अपराध, यानी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। ठीक। सेक्शन 88 से लेके 92 तक दिए गए हैं गर्भपात करने से संबंधित, मिसकैरेज से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनको, और 93 से लेके 99 तक दिए गए हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, यानी शिशु के विरुद्ध अपराध। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा चैप्टर है, अलग अलग सेक्शंस अलग अलग चीज से डील करते हैं। तो एक एक जो हमारा यहाँ पे देखो पॉइंट है, जैसे लैंगिक अपराध एक अलग टॉपिक है, इसको आज डिस्कस कर लेंगे। और ये जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर ऑफेंसेस, इनको हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे वीडियोस में। अब हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो, 9639264080। साथ ही जो बीएनएस के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल ऑफेंसेस और लैंगिक अपराध के बारे में। इससे संबंधित प्रावधानों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बीएनएस में सेक्शन 63 से लेके 73 तक की चीजें आपको दी गई हैं। सबसे पहला जो लैंगिक अपराध, जो सेक्सुअल ऑफेंस है, ये है यहाँ पे बलात्संग, यानी कि रेप। सेक्शन नंबर 63 जो है वो आपका रेप से डील करता है, रेप के ऑफेंस के बारे में बताता है। फिर हम इसकी पनिशमेंट और इसकी जो सीवियर कैटेगरी होती है, जो बहुत ही ज्यादा गंभीर है इसके रूप, उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 63 की। ये कहता है कोई भी पुरुष, अब देखो यहाँ पे कोई पुरुष वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब रेप का जो ऑफेंस है वो सिर्फ पुरुषों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई पुरुष किसी भी महिला के साथ ये कैटेगरी में कोई भी एक एक्ट करता है, इनको आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगर एक बार रीडिंग लगा लोगे तो भी चीजें समझ आ जाएंगी। हमें यहाँ पे एक एक पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये बताना है कि कोई भी पुरुष अगर किसी महिला के साथ इनमें से कोई एक्ट करता है। अब देखो अलग अलग 4 कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये जो ऑफेंस कर रहा है वो, ये जो 4 तरीके इसमें बताए गए हैं जो भी हमने ऊपर देखे स्क्रीन पे, इसमें रेप का ऑफेंस होता है। तो इसमें 4 चीजें दी गई हैं। अगर आप देखो चारों कैटेगरी में एक बार मैं आपको एक एक पॉइंट बता देती हूँ। पहले में बात हो रही है पेनिट्रेशन की, ठीक। दूसरे में बात हो रही है इंसर्शन की, ठीक, यानी प्रवेशन की। थर्ड में जो बात हो रही है वो है मैनिपुलेटिंग की, और 4th पॉइंट में बात हो रही है अप्लाई। तो यहाँ पे अगर ये 4 तरीकों से कोई व्यक्ति इन 7 सर्कमस्टांसेस में, ये जो 7 जो आपको दिख रही है ना 7 परिस्थितियां, इनमें अगर किसी महिला के साथ एक्ट करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। ये जो ऑफेंस है ये यहाँ पे सीधा आपको ध्यान रखना है, पुरुष वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ है ना, जो कोई शब्द यूज नहीं हुआ है, पुरुष, ये चीज ध्यान रखनी है। 7 कैटेगरी का मतलब ये है कि ऊपर जो भी 4 तरीके के एक्ट दिए गए हैं, जो भी 4 तरीके बताए गए हैं, वो 4 तरीके अगर कोई पुरुष इन 7 में से किसी एक सिचुएशन में अपनाता है, मतलब महिला के साथ गलत करता है तो उसकी इच्छा के खिलाफ करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर करता है, उसकी सहमति के बिना करता है, उसकी कंसेंट के बिना करता है। सहमति उससे ली गई है, लेकिन कैसी सहमति, किस चीज के डर में डालकर ली गई है सहमति, कि उसको मार दिया जाएगा या उसको चोट पहुंचाई जाएगी। तो मृत्यु या चोट पहुंचाने के डर में डालकर उससे सहमति ली गई है। कंसेंट है, लेकिन कंसेंट भी कैसी है, उसको डर में डालकर। इसके बाद
ऐसी कंसेंट उसने दी है, लेकिन जबकि वो पुरुष जानता है, उस पुरुष को नॉलेज है जो रेप का ऑफेंस कर रहा है कि वो महिला का पति नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है, और उसने सहमति इस कारण दी है क्योंकि महिला ये गुड फेथ में सद्भाव पूर्वक विश्वास करती है महिला कि विधि पूर्वक वो उससे विवाहित है, वो लीगली उससे मैरिड है, इसलिए महिला ने अपनी कंसेंट दी थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सहमति विकृत चित्तता या मत्तता के कारण या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण दी गई है, जो प्रकृति या परिणामों को समझने में असमर्थ है। यानी जिस महिला से सहमति ली गई है वो या तो अनसाउंड माइंड की है, या नशे वगैरह में है, या उसे जबरदस्ती कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, है ना, वो कुछ समझ नहीं पा रही है, कुछ सोच नहीं पा रही है, इस कारण वो ना तो नेचर समझ पा रही है उस एक्ट का, ना उसके रिजल्ट को समझ पा रही है कि जो वो कंसेंट देगी उसका क्या रिजल्ट होगा। अगर इस तरीके से महिला की कंसेंट ली गई है तो कंसेंट से या उसके बिना जब वो 18 साल से कम उम्र की है, जिस महिला की सहमति ली गई है उसकी एज अभी 18 साल की नहीं है, वो 18 ईयर्स से कम एज की है। ये जब महिला सहमति देने में असमर्थ है, इसका मतलब क्या है कि वो सामने वाले को सुन नहीं पा रही है, या उसकी लैंग्वेज कुछ और है ना, वो कुछ और लैंग्वेज समझती है, और वगैरह वगैरह ऐसा कुछ जिसमें वो सहमति देने में असमर्थ है। तो यहाँ पर ये जो 7 कैटेगरी दी गई हैं, अगर इनमें से किसी एक कैटेगरी में अगर कोई चीज आती है, 7 सर्कमस्टांसेस में किसी एक स्थिति में कोई व्यक्ति, ऊपर जो दिए गए 4 तरीके हैं, उनमें से किसी भी एक तरीके से महिला के साथ कोई गलत एक्ट करता है ना, पेनिट्रेशन करता है, इंसर्शन करता है, मैनिपुलेटिंग, अप्लाई, ये सब चीजें करता है, तो वो आपका रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो रेप को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में जो ये वाला एक्सप्लेनेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बात हो रही है कंसेंट की, कि सहमति का मतलब क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सहमति से कोई स्पष्ट या स्वैच्छिक सहमति आती है। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से अगर कंसेंट दी है ना, तो कंसेंट में क्या क्या आएगा वो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि जब महिला शब्दों से, संकेतों से, मौखिक मतलब बोलकर, अमौखिक मतलब लिखकर या संसूचना द्वारा लैंगिक कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उसको डालेंगे यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, महिला के गेस्चर्स, उसके वर्ड्स, है ना, उसके इशारे वगैरह, मौखिक, अमौखिक संसूचना, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो कंसेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है वो यहाँ पर इस वाले एक्सप्लेनेशन में इस चीज को क्लियर कर दिया। तो ये चीजें क्लियर हुई। अब इसमें एक परंतु देख लेते हैं। यहाँ पे एक परंतु में बताया गया है, इसी स्पष्टीकरण का परंतु है, ये प्रोवाइजो है। इसमें कहा गया है कि ऐसी महिला के बारे में जो भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, है ना, भौतिक रूप से मतलब फिजिकली विरोध नहीं कर रही है किसी भी चीज का, जो पेनिट्रेशन का एक्ट है उसका, केवल इस कारण ये नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमति दी है। तो अगर महिला फिजिकली किसी चीज का विरोध नहीं कर रही है, भौतिक रूप का, किसी गलत एक्ट का, पेनिट्रेशन वगैरह का, तो ये नहीं समझा जाएगा कि वो उस सेक्सुअल एक्ट में उसने कंसेंट दे दी, है ना। अगर विरोध नहीं कर रही है तो ये नहीं अंदाजा लगाया जाएगा उस चीज से कि वो भी उसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद पढ़ते हैं एक्सेप्शंस, जो इसी सेक्शन में दिए गए हैं। 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं इस सेक्शन में। पहला एक्सेप्शन की बात करता है मेडिकल प्रोसीजर की, यानी इस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि मेडिकल प्रोसीजर में रेप के ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डालोगे आप। अगर मेडिकल प्रोसीजर में कोई भी मतलब प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो उसको हम रेप की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन बात करता है पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ अगर कोई सेक्सुअल एक्ट किया जाएगा तो उसको हम रेप की कैटेगरी में नहीं डालेंगे अगर वाइफ की एज 18 साल से कम नहीं है। मतलब अगर वाइफ की एज 18 साल से ज्यादा है और उसके हस्बैंड के द्वारा उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो फिर यहाँ पे उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इस पे एक बहुत ही फेमस केस भी था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस के बाद पहले इसमें ये जो एज थी ये 15 ईयर्स थी, 15 साल के बाद अब इसमें 18 साल की एज लिमिट कर दिया गया है, यानी 18 साल से ऊपर की महिला के बारे में अब यहाँ पे बात हो रही है। केस की बात कर लेते हैं, कार्थी वर्सेस तमिलनाडु राज्य। इस केस को यहाँ पे मैं सोची एक केस तो आपको बताइए होना चाहिए यहाँ पे। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि धोखा देकर रेप करने के लिए कंसेंट लेना किसी भी अपराधी को दोषमुक्त करने के लिए वैध बचाव नहीं होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला को धोखे से उसकी कंसेंट ले ली, है ना, रेप करने के लिए,
तो वो अपराधी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर हम उसको मतलब कि उसको माफ कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाला केस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 2013 का केस है, इसको आपको ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 64 की बात करें तो ये बात कर रहा है इसके पनिशमेंट की, कि रेप की पनिशमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि जो कोई किसी भारतीय के कारावास से जो कोई व्यक्ति मतलब पुरुष कि जो कोई उपधारा 2 में दिए गए मामलों के सिवाय, मतलब ये जो सबसेक्शन 2 है ना, इसमें जो भी मामले दिए गए हैं इनको छोड़कर अगर कोई रेप कमिट करेगा तो वो दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जो कठोर कारावास होगा और 10 साल से कम का नहीं होगा, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का हो सकता है और जुर्माने से भी यहाँ पे उसको दंडित किया जाएगा। अब ये जो सबसेक्शन 2 में कैटेगरी दी गई है, इसमें अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर होते हुए, कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए, केंद्र राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी आर्म फोर्सेस का कोई मेंबर होते हुए, जैसे आर्म्ड फोर्सेस होती है ना, उनका अगर कोई मेंबर होते हुए, या विधि द्वारा स्थापित किसी जेल या कोई कस्टडी की जो जगह होती है वहां पर जहाँ पे महिलाओं को या बच्चों को रखा जाता है, तो उस जगह पे कोई कर्मचारी होते हुए, या किसी हॉस्पिटल का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए, ये कैटेगरी देखनी है हमें, या महिला का नातेदार, संरक्षक है ना, अध्यापक या प्राधिकार की हैसियत से होते हुए, सांप्रदायिक हिंसा के दौरान, दंगे वगैरह अगर हो गए उस दौरान, किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ या उस लेडी से जो सहमति देने में असमर्थ है, या महिला पर जो नियंत्रण रखने का जिसके पास अथॉरिटी है, या मानसिक या शारीरिक रूप से कोई महिला बीमार है उस स्त्री के साथ, या रेप करते समय महिला को बहुत ही गंभीर चोट पहुंचाता है, उसे विकलांग वगैरह बना देता है, उसकी लाइफ को खतरे में डाल देता है और उस महिला से बार बार ऐसा करता है ना, रेप करता है, तो यहाँ पे इसकी पनिशमेंट अब बढ़ जाएगी। तो ये जितनी भी ऊपर हमने कैटेगरीज पढ़ी है ना, इनके लिए पनिशमेंट इसमें अलग से दी गई है। वो जो पनिशमेंट थी वो सेक्शन 63 वाले अपराध के लिए थी, लेकिन अगर कोई भी रेप का ऑफेंस इनमें से ऊपर जितनी भी कैटेगरीज दी गई है इनमें से किसी एक के अंदर आ रहा है तो उसका पनिशमेंट मिलेगा कठोर कारावास, 10 साल से कम का नहीं होगा और आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 64 जो है वो बेसिकली यहाँ पे पनिशमेंट की बात कर रहा है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 65। ये कहता है कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड, यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें रेप के लिए, कुछ सर्टेन केसेस हैं जिनमें रेप के लिए क्या पनिशमेंट होगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो कोई 16 साल से कम उम्र की महिला से रेप कमिट करेगा, अगर 16 साल से कम उम्र की है कोई महिला, तो 16 साल से कम उम्र की एज लिमिट ध्यान रखनी है। उसकी पनिशमेंट होगी कम से कम 20 साल का कठिन कारावास। जो कठिन कारावास होगा वो मिलेगा, वो भी 20 साल का मिनिमम है ये, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है इसमें, परंतु एक प्रोवाइजो डाला गया है कि जो जुर्माना, जो फाइन लिया जाएगा, वो जो विक्टिम होगी उसके जो भी मेडिकल खर्चे वगैरह होंगे, जो उसका रिहेबिलिटेशन होगा उसके लिए उचित होगा, और साथ ही जो फाइन है वो विक्टिम को दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें ध्यान रखनी है। थोड़े से प्रोवाइजो वगैरह हमें पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ जाता है। ठीक इसी तरीके से जो सेकंड है जिसका सबसेक्शन 2 है उसमें बताया गया है 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ अगर कोई रेप कमिट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पे भी मिनिमम 20 साल का कठिन कारावास दिया गया है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा मिल सकती है, और जुर्माना या फिर यहाँ पे डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। यहाँ पे अलग ये है कि यहाँ पे जो है वो मृत्यु दंड जोड़ दिया गया है कि मृत्यु दंड, वहां पे मृत्यु दंड नहीं था, वहां पे मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, यहाँ पे मैक्सिमम मृत्यु दंड तक का पनिशमेंट मिल सकता है और जुर्माना तो है ही। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कुछ चीजें हमें ध्यान रखने वाली, क्योंकि पनिशमेंट में थोड़ा अलग अलग पनिशमेंट दिए गए हैं। अब इसमें भी देखो, परंतु यही सेम डाला गया है कि अगर जो फाइन लगाया गया है वो जो विक्टिम होगी उसके मेडिकल खर्चे वगैरह जो होंगे, जो भी रिहेबिलिटेशन वगैरह होगा उसमें उचित होंगे, और साथ ही फाइन जो है वो विक्टिम को दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोवाइजो सेम है, लेकिन जो अंदर के सबसेक्शन थे उनमें पनिशमेंट अलग है। यहाँ पे मृत्यु दंड वाला आपको ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 66 और 67 वैसे शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, है ना, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जो जरूरी है वो एक तो इनका हेडिंग जरूरी है कि कौन सा सेक्शन क्या बात कर रहा है, और साथ ही इनमें पनिशमेंट कितनी दी गई है। तो सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस में हम ऐसे ही देखेंगे। तो सेक्शन नंबर 66 कह रहा है कि पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा के लिए दंड।
यानी रेप की वजह से विमेन की अगर डेथ हो जाए या उसे विकृतशील दशा में पहुंचा दिया जाए रेप की वजह से, जिससे कि वो चल ना पा रही हो, वो खड़ा ना हो पा रही हो, ऐसी कंडीशन में अगर उसको पहुंचा दे तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी? तो कम से कम 20 साल का कठोर कारावास लगेगा और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या यहाँ पे भी देखो डेथ सेंटेंस से दंडित कर सकती है कोर्ट। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे भी डेथ सेंटेंस है। जैसे अभी 12 साल से कम उम्र की लेडी के साथ अगर कोई रेप कमिट करता है तो उसके लिए था, वही सेम पनिशमेंट यहाँ पर भी दी गई है। सेक्शन नंबर 67, पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन, यानी कि एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से सेपरेशन में रह रहा है, सेपरेशन के दौरान ही हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? तो पनिशमेंट है दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि जो है 2 साल से कम तो होगी नहीं, है ना, मिनिमम 2 साल है, लेकिन 7 साल तक की हो सकती है और फाइन भी लगाया जाएगा। इतना यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो सेपरेशन के दौरान अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसकी सजा भी यहाँ पे मिनिमम 2 साल है, और जो आजीवन कारावास है वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पे आजीवन कारावास नहीं, यहाँ पे 7 साल तक का कारावास है। आजीवन कारावास ऊपर वाले में था, है ना। तो देखो इतनी सारी पनिशमेंट दी गई है तो थोड़ा सा जो है ना डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पे 7 साल तक की है। ठीक, ये ध्यान रखना है, और फाइन तो है ही। तो ये दोनों सेक्शंस क्लियर हुए। सेक्शन नंबर 68 बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति अथॉरिटी में किसी को रखता है, मतलब अथॉरिटी में किसी पर्सन के द्वारा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो क्या होगा? तो जो कोई प्राधिकार या वैश्वासिक संबंधों में रखते हुए, कोई लोक सेवक होते हुए, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है, किसी कानून द्वारा स्थापित किसी जेल या कस्टडी की कोई ऐसी जगह है जहाँ पे महिला और बच्चों की संस्था का कोई व्यक्ति अधीक्षक है, उसकी देखरेख करता है, उसका प्रबंधक है, या हॉस्पिटल का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई व्यक्ति करता है जिस पर अथॉरिटी दी गई है किसी व्यक्ति की कि वो उस पर अथॉरिटी रखे, तो फिर क्या होगा? अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके लिए सजा है यहाँ पे दोनों में से किसी भांति के कारावास, जो 5 साल से तो कम का नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो फाइन तो है ही, साथ ही मिनिमम 5 साल से लेके मैक्सिमम 10 साल तक का यहाँ पे पनिशमेंट दिया गया है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 69। ये कहता है प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके सेक्सुअल इंटरकोर्स। प्रवंचनापूर्ण साधन मतलब डिसीटफुल मीन्स का यूज करना, यानी कि धोखा देने वाले ऐसे साधनों का यूज करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जिससे सामने वाला जो है वो धोखे में आ जाए। तो यहाँ पर इसके लिए पनिशमेंट ये होगा कि दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल तक का होगा। कितना? 10 साल। और फाइन से भी यहाँ पर दंडित किया जा सकता है, मतलब फाइन भी लगाया जा सकता है। तो जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों का या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसको प्रॉमिस करता है कि वो उससे शादी करेगा और उसे पूरा करने की किसी इंटेंशन के बिना, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं है उस वादे को, उस प्रॉमिस को पूरा करने का, फिर भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और ऐसा इंटरकोर्स यहाँ पे रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी 10 साल तक की और फाइन। ये चीज ध्यान रखनी है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा या उसका मिथ्या वचन आता है। मतलब जो यहाँ पे प्रवंचनापूर्ण साधन, डिसीटफुल मीन्स की जो बात हो रही है, इसका मतलब उस तरीके की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति या तो अपनी पहचान छुपाकर या अपना काम छुपाकर किसी सामने वाली महिला को विवाह करने के लिए उत्प्रेरणा, मतलब उसको धोखे में डालता है या उससे झूठा प्रॉमिस करता है, झूठा वादा उससे करता है कि वो उससे बाद में शादी कर लेगा। इस तरीके से अगर करता है तो वो सब आपका प्रवंचनापूर्ण साधनों के अंदर आएगा। नेक्स्ट आती है सेक्शन नंबर 70 यानी धारा 70। ये बात करती है गैंग रेप की, सामूहिक बलात्संग की। ठीक, ये गैंग रेप से डील करती है। इसमें कहा गया है कि एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा, तो जहां किसी स्त्री से एक या एक से ज्यादा लोगों के द्वारा एक समूह बनाकर, है ना, एक ग्रुप बनाकर सामान्य आशय में यानी कॉमन इंटेंशन में, कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है, तो सामान्य आशय में अगर उससे रेप कमिट किया जाता है, ठीक, तो वहां उन व्यक्तियों में से हर किसी के बारे में ये समझा जाएगा कि उसने रेप कमिट करने का ऑफेंस किया है, उसने हर किसी के बारे में। ठीक, और ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो 20 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो
कितना हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का हो सकता है, और फाइन से भी उसको पनिशेबल यहाँ पे बनाया गया है। तो कठोर कारावास दिया जाएगा, मिनिमम 20 साल का और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो कुछ ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, लोग एक से एक या एक से ज्यादा व्यक्ति समूह बनाकर और कॉमन इंटेंशन में, कॉमन इंटेंशन को आगे फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे परंतु दिया गया है, प्रोवाइजो दिया गया है कि जो भी फाइन मिलेगा वो जुर्माना वो विक्टिम के जो मेडिकल खर्चे होंगे उनमें लगेगा, और उसके रिहेबिलिटेशन, उसके पुनर्वास के लिए यूज किया जाएगा। साथ ही वो जो जुर्माना है वो विक्टिम को दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसेक्शन 2 बात करता है 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ गैंग रेप अगर किया जाता है, उसके साथ ऐसा ऑफेंस कमिट होता है, तो उसके लिए सजा यहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे पनिशमेंट होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना, या फिर कोर्ट क्या करेगी, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन नहीं लगाती तो फिर यहाँ पे डेथ सेंटेंस भी देगी कोर्ट, मतलब दे सकती है, यहाँ पे ये बताया गया। तो एक तरीके से यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो बढ़ गई। तो कोर्ट यहाँ पे या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगा। अच्छा, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो कितना है, वो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, मतलब जो उसका बचा हुआ लाइफ है पूरी की पूरी वो जेल में गुजारेगा। तो बचे हुए लाइफ के लिए, है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी उसकी बची हुई पर्सन की जो बचा हुआ लाइफ है वो उसमें जेल में बिताएगा और मृत्यु दंड से दंडित होगा। तो अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो फिर डेथ सेंटेंस भी कोर्ट यहाँ पे देगी। तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई हैं। और यहाँ पे पनिशमेंट पे देखो, जैसे जैसे अपराध बढ़ता है वैसे वैसे पनिशमेंट भी यहाँ पे सीरियस होती जा रही है। इसके बाद अब इसमें भी देखो एक प्रोवाइजो यही डाला गया है, 2 है वैसे ये अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम चीज दी गई है कि फाइन जो है वो विक्टिम के मेडिकल खर्चे और पुनर्वास के लिए, और जो है फाइन जो है वो पीड़िता को यानी जो विक्टिम होगी उसको दिया जाएगा। 71 बात करता है पुनरावृत्ति अपराधों के लिए पनिशमेंट की, यानी जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, जो एक अपराध को बार बार करते हैं। तो जो कोई सेक्शन 64, 65, 66 और 70 में दंडनीय अपराध के लिए जो पहले दंडित हो चुका है, मतलब किसी ने ऑफेंस किया 64 में किया, 65, 66, 70 में, इन चारों सेक्शंस में अगर किसी ने कोई अपराध किया है और वो फिर भी दोबारा से उसको करता है, पहले वो दंडित हो चुका है इन अपराध में से किसी एक के लिए, फिर भी दोबारा वो उसे ही कर रहा है, तो दोबारा जब वो दंडित होगा तो या तो कोर्ट उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए दंडित करेगी, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देती तो फिर उसको मृत्यु दंड से दंडित करेगी। डेथ सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए जो बार बार उसको रिपीट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 72। ये कह रहा है कुछ अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, यानी कि कोई अपराध, कुछ सर्टेन केसेस ऐसे हैं, जो सर्टेन ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे ये सेक्शन विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज अगर कोई करता है कुछ ऑफेंसेस में तो उसका क्या है ये बताता है। तो जो कोई किसी नाम या अन्य बात को मुद्रित प्रकाशित करता है, मतलब उसको मुद्रित कर रहा है, उसको पब्लिश वगैरह कर रहा है, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है, जिसके खिलाफ इन सेक्शन में से किसी भी एक में कोई अपराध किया गया है। सारे के सारे रेप के सेक्शन है, अलग अलग कैटेगरीज दी गई है रेप की। तो अगर इनमें से कोई भी एक अपराध किया गया है किसी भी व्यक्ति के, मतलब किसी महिला के साथ, और उसकी पहचान, उसका नाम वगैरह कोई पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे दंडित होगा कितना, 2 साल के कारावास से और जुर्माने से। वो कारावास दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है, सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। तो ये कहा गया है सेक्शन नंबर 72 में। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिनमें अगर कोई व्यक्ति प्रकाशित कर भी देता है ऐसी किसी चीज को तो वो यहाँ पे दंडित नहीं होगा। कब उसका मुद्रण और प्रकाशन दंडित नहीं होगा? पहला, इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर द्वारा या उसके लिखित ऑर्डर पर अगर ऐसा करना गुड फेथ में किया गया है, मतलब ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना था या उन्होंने कोई लिखित ऑर्डर दिया है उस पर ऐसा किया गया है तो, लेकिन गुड फेथ में। सेकंड, जो विक्टिम है उसके द्वारा या उसकी तरफ से उसकी लिखित परमिशन मिल गई है, लिखित अगर रिटिंग में परमिशन ले ली है विक्टिम की या उसके तरफ से किसी अदर व्यक्ति की, अदर पर्सन की, तो। नेक्स्ट आता है पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसकी लिखित सहमति से, जो निकट संबंधी है उनकी तरफ से, जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, अगर उनकी तरफ से मिल गई है तो ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज ऐसा करना ऑफेंस होगा। अब यहाँ पे एक परंतु एक प्रोवाइजो दिया गया है जिसमें कहा गया है कि निकट संबंधी द्वारा अनुमति जो दी जा रही है वो किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव जो सेक्रेटरी हैं उनसे अलग कोई अन्य व्यक्ति नहीं देगा।
तो ये चीजें अब बताई गई है। और स्पष्टीकरण में ये कहा गया है कि मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन का मतलब होता है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन। मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था यहाँ पे या संगठन किसको मानोगे? जो स्टेट गवर्नमेंट या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 73 की। ये कहता है अनुमति के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी भी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। यानी इस सेक्शन में कहा गया है कि बिना परमिशन के कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड किसी भी मैटर का प्रिंटिंग या उसका अगर पब्लिशिंग करेगा तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं कि सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। तो इस सेक्शन के हिसाब से जो कोई भी सेक्शन 72 यानी अभी जो ऊपर हमने सेक्शन देखा धारा 72 उसमें दिए गए जो भी अपराध हैं उनके संबंध में किसी कोर्ट के सामने किसी कार्यवाही में कोई भी बात उस कोर्ट की परमिशन के बिना या तो प्रिंट करता है या पब्लिश करता है तो यहाँ पर उसकी पनिशमेंट दी गई है कि वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, मतलब किसी भी तरीके का कारावास यहाँ पे दिया जा सकता है। सिंपल भी दिया जा सकता है और कठोर भी दिया जा सकता है। कितने टाइम का लिए होगा? 2 साल के लिए। और जुर्माने से भी उस व्यक्ति को यहाँ पे दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रिंट करता है, उसका प्रिंटिंग करता है या उसका पब्लिश करता है उसको, तो वो यहाँ पे अपराध नहीं है। तो ये इसका आप एक्सेप्शन भी लगा सकते हो, मतलब इसको आप इसका एक्सेप्शन भी समझ सकते हो। तो अगर सेक्शन 72 में जो भी अपराध दिए गए हैं उनके संबंध में कोई भी व्यक्ति अगर उनके संबंध में कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग कोई कार्यवाही चल रही है और उनको प्रिंट करता है, उनका मुद्रण करता है या उनका प्रकाशन करता है तो उसको यहाँ पे दंडित किया जाएगा। अगर ऐसा वो कोर्ट की अनुमति के बिना करता है, कोर्ट की परमिशन है तो वो कर सकता है, अदरवाइज उसको यहाँ पे पनिश किया जाएगा 2 साल के लिए और उसपे फाइन भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अगर कोई मुद्रण या प्रकाशन करता है तो वो इस सेक्शन के अंदर क्राइम के अंदर या ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में जो हमारा चैप्टर था महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध, इसमें सेक्शन नंबर 63 से लेके 73 तक जो लैंगिक अपराध यानी जो सेक्सुअल ऑफेंसेस दिए गए हैं, आई होप ये सारे सेक्शंस आपको समझ आ गए होंगे। इन सेक्शंस में आपको बस सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है इनकी पनिशमेंट, क्योंकि कहीं पर डेथ सेंटेंस दिया गया है, कहीं पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, कहीं पर दोनों दिए गए हैं। तो बस अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज इनकी पनिशमेंट ही है। और सेक्शंस क्या कह रहा है, हेडिंग बेस आप इसको चीज को ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है तो अलग अलग वीडियो में कवर कराना होगा, क्योंकि अच्छे से अगर हर चीज को समझना है तो उसको डिटेल में समझना होगा। तो यहाँ तक के सेक्शंस क्लियर हुए। अब आगे जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इसके आगे के सेक्शंस पर, क्योंकि 99 तक के सेक्शंस है, काफी बड़ा चैप्टर है। तो चैप्टर 5 हम ऐसे ही करके एक एक मतलब जो भी आपके इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।